छात्रों, केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत जो सल्तनत काल के शासकों ने जो विभागों का निर्माण किया, उनमें दीवान ए अमीर को ही विभाग, कौन सा विभाग छात्रों? दीवान ए अमीर को ही विभाग। इस विभाग का जो संस्थापक था, स्थापना करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ये विभाग कृषि से संबंधित कार्यों को करता था। दीवान ए मुस्तकराज, दीवान ए मुस्तकराज नाम का जो विभाग था, इसकी जो स्थापना करने वाला कौन था छात्रों? अलाउद्दीन खिलजी। ये था राजस्व विभाग, रेवेन्यू से संबंधित सारे कार्य कौन करता था? ये दीवान ए मुस्तकराज नाम का विभाग करता था। दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित विभाग है। ये है दान विभाग, अर्थात गरीबों को दान, केवल मुस्लिम जो गरीब थे उनको दान देने का मैटर है यहाँ पर। तो दीवान ए खैरात का मतलब क्या था? कि दान विभाग है, मतलब जो मुस्लिम गरीब हैं, अंधे, लूले, लंगड़े, काने तथा जो विकलांग हैं तथा जो अनाथ हैं, विधवा औरतें हैं, तो इन सभी को दान देने का कार्य ये विभाग करता था, जिसने फिरोज शाह तुगलक द्वारा इस विभाग की स्थापना की गई, और ये विभाग था दीवान ए खैरात। दीवान ए इस्तिहाक, ये पेंशन विभाग था, जो जरूरतमंद लोग थे उन्हें ये पेंशन देने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने इस पेंशन विभाग की स्थापना की। इसके अतिरिक्त छात्रों, दीवान ए वकूफ, दीवान ए वकूफ नाम का जो विभाग है वो खिलजी वंश के शासक जलालुद्दीन खिलजी द्वारा जो इस विभाग की स्थापना की गई, और ये था व्यय विभाग, अर्थात जहाँ खर्चा होता है तो खर्चे के लिए ये अलग से स्पेशल विभाग बनाया गया था। दीवान ए बंदगान, इस विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की। ये है दास विभाग, फिरोज शाह तुगलक को दास अत्यधिक प्रिय थे। 1,80,000 दास इसके जो पास में थे, तो इन दासों की सुख सुविधा के लिए इसने क्या किया? एक अलग से ही विभाग बना दिया। जो दास विभाग था, उस दास विभाग को किस नाम से जाना जाता था? दीवान ए बंदगान के नाम से जाना जाता था। नाइब ए मामलिकात, नाइब ए मामलिकात नाम का जो विभाग है छात्रों, वो बहराम शाह, सुल्तान बहराम शाह ने इसे स्थापित किया। इसकी स्थापना करने वाला बहराम शाह था। ये क्या था? जो सभी जो प्रशासनिक अधिकारी थे, सभी विभाग थे, उनके बीच में ये एक सेतु का कार्य करता था। सभी विभागों का ये क्या था? केंद्र बिंदु था। तो इस प्रकार से छात्रों, जो सल्तनत काल में जो अलग अलग शासकों ने अपने अपने समय जो इन विभागों की स्थापना की, तथा ये विभाग अपनी प्रशासनिक स्थिति को मजबूत करने के लिए तथा प्रशासन को सुदृढ़ रूप से चलाने के लिए इन विभागों की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त छात्रों, जो सल्तनत काल में हम देख चुके हैं कि जो सल्तनत काल में जो प्रमुख विभाग थे, प्रमुख विभागों में जो दीवान ए वजारत, दीवान ए आरिज, दीवान ए इंशा, दीवान रसालत, ये सबसे टॉप विभाग थे। और ये प्राचीन से जो जब से सल्तनत काल की स्थापना हुई जब से चले आ रहे थे, लेकिन बाद में जो ये सुल्तानों को ऐसे लगा कि ये विभाग भी होने चाहिए प्रशासन में, तो उन्होंने समय समय पर इन विभागों की स्थापना की। तो इस प्रकार से छात्रों, जो ये केंद्रीय प्रशासन है, तो इस प्रकार से ये सल्तनत काल का केंद्रीय प्रशासन था। केंद्रीय प्रशासन के बाद में छात्रों, अब हम सल्तनत काल का प्रांतीय जो प्रशासन है उसका अध्ययन करेंगे। तो सल्तनत कालीन प्रांतीय प्रशासन, तो अब छात्रों केंद्रीय प्रशासन के बारे में हमने देखा, अब हम सल्तनत कालीन प्रांतीय प्रशासन के बारे में देखेंगे। तो सल्तनत कालीन प्रांतीय प्रशासन, सल्तनत कालीन प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन। छात्रों, विशाल सल्तनत काल को जो कई प्रांतों में बांटा गया था, और इन प्रांतों में विभिन्न प्रकार के जो अधिकारी थे, ये प्रांतों में शासन व्यवस्था का कार्य करते थे। तो प्रांतीय व्यवस्था के अंतर्गत जो हम देखते हैं छात्रों, तो प्रांतों को इन्होंने क्या किया था? प्रांतों का जो प्रांत को क्या कहा जाता था? प्रांत। जो प्रांत है, इसका जो सर्वोच्च अधिकारी था वो था प्रांतपति, प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी, प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी क्या कह रहा था छात्रों? वो था प्रांतपति,
इस सर्वोच्च अधिकारी को कई नामों से जाना जाता था, जैसे प्रांतपति, गवर्नर, सूबेदार, इक्तादार, मुफ्ती, नाजिम, वली, नायब, इसका कार्य था छात्रों प्रशासन चलाना, कानून व्यवस्था बनाना, राजस्व एकत्र करना, विपत्ति के समय सुल्तान को सहायता पहुंचाना, सुल्तान को सैनिक सहायता, सैन्य सहायता, सुल्तान को सैन्य सहायता, न्यायिक कार्य, करना। तो छात्रों, जो विशाल जो सल्तनत काल के साम्राज्य था, विशाल सल्तनतकालीन साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था, और प्रांत का जो प्रांतीय शासन में जो प्रांत था, प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी था वो प्रांतपति कहलाता था। उसे गवर्नर भी कहते थे, सूबेदार भी कहते थे, इसे इक्तादार, मुफ्ती तथा नाजिम, वली तथा नायाब, इन नामों से पुकारा जाता था। किसे पुकारा जाता था? प्रांत का जो सर्वोच्च अधिकारी था, प्रांत के सर्वोच्च अधिकारी को इस नाम से, प्रांतपति के नाम से, गवर्नर के नाम से तथा जो सूबेदार के नाम से इक्तादार, मुफ्ती, नाजिम, वली व नायब, इन नामों से इसे पुकारा जाता था। तो सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? प्रांतपति है, सूबेदार है, गवर्नर है, इक्तादार, मुफ्ती, नाजिम, वली, नायब। छात्रों, ये जो अधिकारी है, ये अधिकारी क्या करता था कि प्रांतों का ये सर्वोच्च अधिकारी है, प्रांतों में ये कानून व्यवस्था को ये लागू करता था, शांति बनाए रखने का कार्य करता था, प्रशासन को चलाने में, प्रशासन को ये सुचारू रूप से चलाने का कार्य करता था। इसके अलावा जो राजस्व एकत्र करने का कार्य भी इसी का ही था। इसके अलावा विपत्ति के समय ये सुल्तान को सैनिक सहायता व आर्थिक सहायता भी प्रदान करता था। तो इससे प्रांतपति का जो कार्य क्या था छात्रों? प्रशासन को सुचारू रूप से चलाना, कानून व्यवस्था बनाना, न्यायिक कार्य करना तथा राजस्व एकत्र करना, विपत्ति के समय सैनिक सहायता प्रदान करना। ये सुल्तान को विपत्ति के समय सैनिक सहायता तथा आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाता था। तो इस प्रकार से छात्रों, जो ये प्रशासन का जो अधिकारी था, सर्वोच्च अधिकारी था। इसके अतिरिक्त छात्रों, जो प्रांतों को उसने, जो सल्तनत काल के जो सुल्तान थे, प्रांतों को उन्होंने परगनों में बांट रखा था। प्रांतों के बाद में जो क्या आते थे? परगने, प्रांतों को परगनों में बांट रखा था, और परगनों को जिला या सिख कहा जाता था। इस परगनों को क्या कहा जाता था छात्रों? जिला या सिख के नाम से जाना जाता था, सिख के नाम से जाना जाता था। जैसे छात्रों, आप देखिए कि भारत है, भारत को प्रांतों में बांट रखा है, और प्रांतों को फिर बाद में जो जिलों के अंदर बांट रखा है। उसी प्रकार से जो ये सल्तनतकालीन जो प्रशासन था, सल्तनतकालीन प्रशासन को केंद्र में तो सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था, और राजा ने जो अर्थात सुल्तान होता था, सुल्तान ने क्या किया? फिर उसे विशाल साम्राज्य को प्रांतों में बांट दिया, और इन प्रांतों को भी फिर बाद में परगनों में बांटा, ताकि एक जो सुव्यवस्थित शासन स्थापित किया जा सके। तो प्रांतों को परगनों में बांट रखा था। परगनों को क्या कहते थे? जिला या सिख के नाम से जानते थे। परगनों को किस नाम से जानते थे छात्रों? जिले या सिख के नाम से जाना जाता था। और परगनों का सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च किसका? परगनों का, किसका? परगनों का सर्वोच्च अधिकारी
अधिकारी। सिकदार होता था, परगनों के सर्वोच्च अधिकारी क्या कहते थे? सिकदार। परगने प्रांतों को परगनों में बांट रखा था और परगनों का जो सर्वोच्च अधिकारी था छात्रों क्या कहलाता था? सिकदार कहलाता था। छात्रों ये सिकदार का क्या कार्य था? सिकदार का वही कार्य था जो प्रांत में प्रांतपति करते थे। प्रांत में जो प्रांतपति अर्थात सूबेदार करता था, अर्थात ये परगनों में, ये प्रांत में जो कार्य करता था वो परगनों में सिकदार करता था काम। तो प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? कंफ्यूज ना होना छात्रों इसके अंदर, इसमें सीधा सट है कि प्रांत का जो सर्वोच्च अधिकारी है जिसे वली, मुफ्ती, सूबेदार, नायब, गवर्नर, प्रांतपति के नाम से जाना जाता है, तथा जो परगने हैं, परगने प्रांतों को फिर जिलों में बांट दिया, अर्थात जिलों को परगना कहा जाता था। तो परगनों का सर्वोच्च अधिकारी कौन है? सिकदार। सिकदार क्या करता है? परगनों में राजस्व एकत्र करने कार्य कर रहा है और वो यहाँ पर लगान वसूल करने कार्य कर रहा है, यहाँ पर शांति व्यवस्था स्थापित करने का कार्य कर रहा है। कौन कर रहा है? वो कर रहा है सिकदार। तो इस प्रकार से छात्रों जो सिकदार क्या था? परगने का सर्वोच्च अधिकारी था। इस सिकदार जो इनकी जो परगने के अंदर अन्य अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई थी जो कि प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने में सहायता प्रदान करते थे, जैसे आमिल, अन्य अधिकारी, आमिल तथा मुशरिफ, इसे मुंसिफ भी कहते थे। मुंसिफ। आमिल प्रशासनिक अधिकारी था, प्रशासन से संबंधित कार्य करता था। प्रशासनिक अधिकारी प्रशासन से संबंधित ये सभी कार्य करता था, जबकि मुशरिफ का काम था राजस्व विभाग का प्रमुख, राजस्व विभाग का प्रमुख। तो छात्रों जो प्रांतीय शासन व्यवस्था है, प्रांतीय शासन व्यवस्था में जो प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी जो सूबेदार होता था, जिसे वली, नायब तथा गवर्नर, प्रांतपति भी कहते थे, और प्रांतों को फिर परगनों में बांट रखा था। परगनों को जिला कहा जाता था और परगनों का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? सिकदार था। और इन बाद में जो परगने में अन्य अधिकारी थे जो प्रशासन में मदद करते थे, जैसे आमिल नाम का अधिकारी है, ये प्रशासनिक अधिकारी था, तथा मुशरिफ जिसे मुंसिफ भी कहा जाता है, ये राजस्व विभाग का प्रमुख था। तो इस प्रकार से छात्रों जो ये प्रांतीय प्रशासन की ये व्यवस्था थी। इसके बाद में छात्रों जो ग्रामीण प्रशासन, कौन सा प्रशासन छात्रों? ग्रामीण प्रशासन या गांव का प्रशासन, ग्रामीण प्रशासन या गांव का प्रशासन। जो प्रांतीय शासन व्यवस्था है इसमें अब जो हमारा पॉइंट है वो कौन सा है? ग्राम का प्रशासन, ग्राम प्रशासन या गांव का प्रशासन। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी छात्रों? गांव थी। और प्रमुख अधिकारी गांव के जो कौन से? ग्राम प्रशासन के प्रमुख अधिकारी जो गांव में सुचारू रूप से प्रशासन चलाते थे, वो प्रमुख अधिकारी कौन से थे छात्रों? वो अधिकारी थे पटवारी, खुद मुकद्दम, चौधरी, ये सभी अधिकारी क्या करते थे? शिक्षा, न्याय, राजस्व का कार्य करते थे। साथ ही जो न्याय व्यवस्था जो थी, न्याय का कार्य पंचायतें करती थी। पंचायत छात्रों जो ग्रामीण प्रशासन है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो गांव थे, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन से थे? वो थे गांव थे। और गांव में पटवारी, खुद, मुकद्दम, चौधरी नाम के अधिकारी थे। ये राजस्व संबंधी, शिक्षा, न्याय
से संबंधित कार्य करते थे, तथा जो ग्रामीण प्रशासन था, ग्रामीण प्रशासन में जो न्याय का कार्य करती थी वो कौन करती थी? पंचायतें करती थी। तो इस प्रकार से छात्रों, जो सल्तनत काल था, सल्तनत काल के प्रशासन को केंद्रीय प्रशासन तथा प्रांतीय प्रशासन में बांट रखा था, और प्रांतीय प्रशासनों में सर्वोच्च जो अधिकारी था प्रांतपति था, जो प्रांतों का सर्वोच्च सर्वा होता था। इसके बाद में प्रांतों को परगने में बांट रखा था। परगनों का सर्वोच्च अधिकारी जो सिकदार कहलाता था, और परगनों के बाद में जो सबसे छोटी इकाई प्रशासन की थी वो थी गांव। गांव का जो गांव में जो पंचायतें न्याय करती थी, शिक्षा, राजस्व तथा जो न्याय के कार्य करने वाले जो अधिकारी थे वो थे पटवारी, खुद, मुकद्दम, चौधरी। इस प्रकार के ये गांव के प्रमुख अधिकारी थे। तो इस प्रकार से सल्तनत काल में जो राजस्व, जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, उन प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया गया। छात्रों, इसके अतिरिक्त जो अब हम देखते हैं सल्तनत काल की न्याय व्यवस्था। सल्तनत काल की न्याय व्यवस्था, सल्तनत काल की न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था। सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी सुल्तान, सर्वोच्च अधिकारी सुल्तान। कौन सा अधिकारी? सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी, न्यायिक अधिकारी सुल्तान। सुल्तान के बाद में काजी उल कुजाता, काजी उल कुजाता। अन्य न्यायिक अधिकारी काजी, मुफ्ती, सूबेदार, काजी, मुफ्ती, सूबेदार। छात्रों, जो न्याय व्यवस्था थी, न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च जो न्यायिक अधिकारी था वो कौन था? सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी सुल्तान था। सुल्तान के नीचे काजी उल कुजाता था, और जो सल्तनत काल में काजी, मुफ्ती तथा सूबेदार ये भी जो न्याय करते थे। और गांव में जो न्याय, गांव में न्याय पंचायतों द्वारा। फौजदारी कानून, व्यापारिक कानून, हिंदू तथा मुसलमान पे समान रूप से लागू। हिंदू व मुसलमानों पर समान रूप से लागू। हिंदुओं के धार्मिक मामले का निपटारा ब्राह्मण करता था, ब्राह्मण द्वारा। सामाजिक मामलों का निपटारा किसके? हिंदुओं के। सामाजिक मामलों का निपटारा पंचायत द्वारा। न्याय कठोर न्याय व्यवस्था थी, जैसे अंग भंग, सूली पर चढ़ाना, फांसी पर लटकाना, कोड़े मारना, नगर के परकोटे से नीचे फेंकना, नगर के परकोटे से नीचे फेंकना, हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाना, हाथी के पैरों के नीचे
कुचलवाना, कारावास, जुर्माना। छात्रों, जो न्याय व्यवस्था थी, न्याय व्यवस्था अत्यंत ही कठोर न्याय व्यवस्था थी। सर्वोच्च जो न्यायिक अधिकारी था वो था सुल्तान। सुल्तान के बाद में काजी उल कुजाता जो प्रमुख न्यायाधीश था, और इसके अतिरिक्त काजी, सूबेदार, मुफ्ती ये भी न्याय करते थे। तो छात्रों, जो ये प्रमुख जो न्यायिक अधिकारी थे, सुल्तान सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी है। अंतिम अपील का जो अधिकार है सुल्तान के पास में, जो अंतिम अपील का अधिकार होता था, सुल्तान से ऊपर कोई भी नहीं होता था। किसी फैसले को बदलना है, किसी फैसले को यदि बदलना है तो वो सुल्तान बदल सकता था, अन्यथा और कोई भी नहीं बदल सकता था। वो सुल्तान के बाद में काजी उल कुजाता था, इसके बाद में काजी, मुफ्ती, सूबेदार, इस प्रकार के जो अधिकारी थे ये भी क्या करते थे कि न्याय में सहयोग करते थे, न्याय करते थे। तो छात्रों, जो न्याय व्यवस्था थी, न्याय व्यवस्था में जो दीवानी मामले थे, वो दीवानी मामले मुसलमानों तथा हिंदुओं के लिए अलग अलग थे, जबकि जो फौजदारी मामले थे, फौजदारी मामले हिंदू तथा मुसलमानों के लिए एक समान थे। फौजदारी मामलों में लड़ाई झगड़ा, मारपीट, हत्या, चोरी, लूट, डकैती, इस प्रकार के जो मामले थे, इस प्रकार के मामलों में हिंदू तथा मुसलमानों को एक समान जो कानून के दायरे में रखा जाता था। इसके अतिरिक्त छात्रों, जो व्यापारिक कानून थे, व्यापारिक कानून भी लगभग एक समान थे, परंतु जैसे अलाउद्दीन खिलजी है फिरोज शाह तुगलक है, ये जब आए तो इन्होंने क्या किया कि व्यापारिक मामलों के अंदर भी जो हिंदुओं पर अधिक कर लगाए तथा जो मुसलमान थे उन पर कर घटा दिए। तो इस प्रकार से छात्रों, जो ये लेकिन लगभग व्यापारिक कानून भी एक समान ही थे। तो फौजदारी कानून तथा व्यापारिक कानून हिंदुओं तथा मुसलमानों पर एक समान रूप से लागू होते थे। हिंदुओं के जो धार्मिक मामले थे उनका निपटारा ब्राह्मण करता था, तथा जो सामाजिक मामले थे उनका निपटारा पंचायतें करती थी। हिंदुओं के धार्मिक मामलों का निपटारा ब्राह्मण द्वारा तथा सामाजिक मामलों का निपटारा पंचायत द्वारा किया जाता था। इसके अतिरिक्त छात्रों, इसके अतिरिक्त जो न्याय व्यवस्था थी, न्याय व्यवस्था क्या थी छात्रों, अत्यंत ही कठोर थी। अंग भंग करना, सूली पर लटकाना, फांसी पे लटकाना, कोड़े मारना, नगर के परकोटे से नीचे फेंक देना, हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा देना, कारावास देना, जुर्माना। तो इस प्रकार की जो कठोर न्याय व्यवस्था थी, कठोर न्याय व्यवस्था के कारण जो अपराधियों में भय व्याप्त था। तो इस प्रकार से जो ये न्याय व्यवस्था थी, न्याय व्यवस्था अत्यंत ही कठोर थी। छात्रों, न्याय व्यवस्था के बाद में हम देखते हैं सल्तनत काल की राजस्व व्यवस्था, अर्थात राजस्व व्यवस्था का जो रेवेन्यू है, अर्थात इनकम कहाँ से आ रही है, सल्तनत काल में इनकम किस प्रकार से प्राप्त की जा रही है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सल्तनत कालीन प्रशासन है, उसमें राजस्व व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्व व्यवस्था छात्रों, जो सल्तनत काल की राजस्व व्यवस्था है, ये अर्थव्यवस्था का इस्लामी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत, इस्लामी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत बगदाद के मुख्य काजी अबू याकूब द्वारा लिखित ग्रंथ किताब उल खराज में मिलता है। किताब उल खराज में मिलता है, खराज में मिलता है। छात्रों, इस्लामी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत बगदाद के मुख्य काजी अबू याकूब द्वारा लिखित ग्रंथ किताब उल खराज में मिलता है। किस ग्रंथ में मिलता है छात्रों? किताब उल खराज। कौन सा ग्रंथ है छात्रों? किताब ए
किताब उल खराज मिनटाइट में भी आपसे पूछा जाता है कि किताब उल खराज किसका ग्रंथ है। तो आपको ये ध्यान रखना है छात्रों कि इस्लामी जो अर्थव्यवस्था का सिद्धांत है, बगदाद के निवासी, कहाँ का निवासी था, बगदाद का निवासी, बगदाद का मुख्य काजी कौन है, अबू याकूब। कौन है, अबू याकूब। उसने एक ग्रंथ लिखा किताब उल खराज, उसमें इस्लामी राज व्यवस्था का अर्थात इस्लामी जो राज व्यवस्था का राजस्व व्यवस्था का उसमें उल्लेख मिलता है। तो इस्लामी अर्थव्यवस्था मतलब रेवेन्यू पेमेंट कहाँ से आ रहा है, कि कहाँ व्यापार करना है, ये सारा का सारा, और कौन कौन से कर टैक्स लगाने हैं, वो सारा उल्लेख किसमें मिलता है, इस्लामी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत। बगदाद के मुख्य काजी अबू याकूब द्वारा लिखित ग्रंथ किताब उल खराज में मिलता है। छात्रों, जो सल्तनत काल में अब के प्रमुख कर, सल्तनत काल के प्रमुख कर छात्रों, जो प्रमुख कर थे उसमें जजिया कर, जकात कर, खुम्स कर, खराज कर से खिराज भी बोला जाता है, खिराज, भूमि कर, खिराज भी एक भूमि प्रकार से भूमि कर था, सिंचाई कर, पशुओं पर कर, उद्योगों पर कर, व्यापार कर, आयात निर्यात कर, चुंगी कर, आयात निर्यात कर, चुंगी कर, आवास कर, छात्रों, जो सल्तनत काल में जो प्रमुख कर लगाए जाते थे वो थे जकात कर, जजिया कर, जकात कर, खुम्स कर, खराज कर, भूमि कर, सिंचाई कर, पशुओं पर कर, उद्योगों पर कर, व्यापार पर कर, आयात निर्यात पर कर, चुंगी कर, आवास कर। तो इस प्रकार से जो ये प्रमुख कर थे ये लगाकर और राजस्व एकत्र किया जाता था। राजस्व जो एकत्र होता था उसके कुछ अन्य स्रोत भी थे, जैसे आय के अन्य साधन या स्रोत। इन करों के अलावा अन्य कई तरीके थे जिससे आय प्राप्त होती थी, जैसे जनता द्वारा सुल्तान को दी गई भेंट, जनता द्वारा सुल्तान को दी गई भेंट, प्रांतों से प्राप्त नजराना, जुर्माना, इनके माध्यम से भी छात्रों जो आय प्राप्त होती थी कि प्रांत में जो जनता है, जनता समय समय पर वार त्योहार पर तथा विशेष अवसरों पर सुल्तान को जो नजराने भेंट करती थी, जो भेंट कर रही है उससे भी उसे आय होती थी। इसके अतिरिक्त जो प्रांतपति है ये भी समय समय पर सुल्तान को नजराने भेंट करते थे, जो उपहार भेंट करते थे, उससे भी जो राजस्व प्राप्ति हो रही, आय हो रही है। इसके अतिरिक्त जो दंड, जो नियमों का उल्लंघन करते थे उन लोगों पर जो जुर्माना उन लोगों से जो जुर्माना वसूल किया जाता था उससे भी क्या होता था, आय प्राप्त होती थी। छात्रों, जो सल्तनत काल में आय का सर्वाधिक आय प्राप्त होती थी, सर्वाधिक आय वो आय प्राप्त होती थी, सर्वाधिक आय भूमि कर द्वारा सर्वाधिक क्या होती थी, आय प्राप्त होती थी। इसके अतिरिक्त संपत्ति कर ये कर भी लगाया जाता था। तो
तो सर्वाधिक आय किससे प्राप्त हो रही है छात्रों? सर्वाधिक आय प्राप्त हो रही है भूमि कर द्वारा। तो भूमि कर द्वारा भी सर्वाधिक आय प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से छात्रों जो आय का जो प्रमुख साधन है वो साधन कौन कौन से हैं छात्रों? वो साधन है जजिया कर। जजिया कर पहले भी पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं छात्रों कि जजिया कर क्या चीज है। जजिया कर के बारे में कि गैर मुसलमानों से वसूला जाने वाला ये कर है, अर्थात हिंदुओं से वसूला जाने वाला ये कर है जजिया कर था। सर्वप्रथम किसने लगाया छात्रों जजिया कर? सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था सर्वप्रथम किसने लगाया छात्रों? मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में ये जजिया कर लगाया। ये जजिया कर लगाया कहाँ लगाया? सिंध प्रांत में ये जजिया कर लगाया। तथा जो फिरोज शाह तुगलक जो शासक था उसने ब्राह्मणों से भी ये कर वसूला। जजिया कर की विशेषता ये थी कि ये जो ब्राह्मणों तथा ब्राह्मणों असहाय जैसे कि अपंगों, अंधों, लूलों, लंगड़ों तथा जो विधवाओं से ये और स्त्रियों से ये वसूला नहीं जाता था। जबकि ये जो फिरोज शाह तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। इसके अलावा जो जकात कर था छात्रों, जकात कर मुसलमानों से धार्मिक एक प्रकार से धार्मिक कर है। ये मुसलमानों से उनकी आय के अनुसार ये कर लिया जाता था। खुम्स युद्ध में लूट का माल, युद्ध में जो लूट का माल था उससे जो प्राप्त युद्ध में जो लूट का माल था छात्रों वो लूट का माल में से कुछ हिस्सा जो सम्राट के पास में जो सुल्तान था उसके पास में आता था, बाकी सेना में बांट दिया जाता था। तो ये भी एक प्रकार का था। खराज ये हिंदुओं से वसूला जाने वाला भूमि कर था। तो इस प्रकार से जजिया, जकात, खुम्स, खराज इस प्रकार के जो कर थे इन करों से क्या होता था कि रेवेन्यू प्राप्त होता था। इसके अतिरिक्त छात्रों जो भूमि कर, सिंचाई कर, पशु कर, उद्योग कर, व्यापार कर, आयात निर्यात कर, चुंगी कर, आवास कर तथा संपत्ति कर इनके माध्यम से भी जो राजस्व प्राप्त होता था। सर्वाधिक जो राजस्व प्राप्त होता था वो किससे होता था? भूमि कर द्वारा। अर्थात सर्वाधिक जो इनकम हो रही है, आय प्राप्त हो रही है किसके द्वारा हो रही है? भूमि कर के द्वारा हो रही है। तो छात्रों इस प्रकार से जो ये कर वसूले जाते थे और ये टैक्स प्रणाली थी जो वो थी इस्लामी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत बगदाद के मुख्य काजी अबू याकूब द्वारा लिखित किताब उल खराज में मिलता। मतलब कि इससे व्यक्ति के अबू याकूब की जो किताब है किताब उल खराज उसमें टैक्स किस प्रकार से वसूलना चाहिए तथा राजस्व को किस प्रकार से मेंटेन करना चाहिए तो उस बात की जानकारी किसमें मिलती है? इस ग्रंथ में मिलती है। तो छात्रों तो इसमें आपने देखा कि ये कर थे, इनके माध्यम से आय प्राप्त होती। इसके अलावा जो जनता द्वारा सुल्तान को दी जाने वाली भेंट से भी आय प्राप्त होती थी तथा प्रांतों से जो प्राप्त नजराने थे, प्रांतपति समय समय पर नजराने देते थे, उनसे भी आय प्राप्त होती थी। और ये जुर्माना लगा के भी क्या होता था छात्रों कि उन नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना लगाते थे, उनसे भी आय प्राप्त होती थी। तो छात्रों इसमें जो मेन जो कर थे वो कौन से थे? जजिया, ये किस पे? हिंदुओं से वसूला जाता था। किसे? हिंदुओं से वसूला जाता था। जकात धार्मिक कर था, धार्मिक कर ये किससे वसूला जाता था? मुसलमानों से वसूला जाता था। खुम्स युद्ध में लूट का माल, युद्ध में क्या था? ये छात्रों लूट का माल था। खराज ये भूमि कर था, हिंदुओं से किससे वसूला जाता था? हिंदुओं से वसूला जाता था। छात्रों इस प्रकार से जो जजिया कर है ये हिंदुओं से वसूला जाता था। जकात जो कर है ये धार्मिक कर है, ये मुसलमानों से वसूला जाता था। खुम्स युद्ध में जो लूट का माल होता था छात्रों, युद्ध में जो लूट का माल होता था उस लूट के माल में से कुछ हिस्सा है वो सुल्तान के पास में जाता था, राजकोष में जमा हो जाता था। खराज जो कर है, खराज कर जो हिंदुओं से वसूला जाने वाला ये भूमि कर था। हिंदुओं से वसूला जाने वाला भूमि कर, वसूला जाने वाला भूमि कर। इस प्रकार से छात्रों जो ये कर थे ये वसूलते थे, इससे रेवेन्यू इन्हें प्राप्त होता था। छात्रों इसके बाद में जो राजस्व व्यवस्था के बाद में जो सल्तनत काल की सैन्य व्यवस्था, सेना किस प्रकार की थी तो उसका
हम अब अध्ययन करते हैं कि सैन्य व्यवस्था जो सल्तनत काल की प्रशासनिक व्यवस्था है छात्रों। प्रशासनिक व्यवस्था में हमने केंद्रीय प्रशासन तथा प्रांतीय प्रशासन, गांवों के प्रशासन को देखा। केंद्रीय प्रशासन में प्रांतीय प्रशासन के विभिन्न अधिकारियों को हमने देखा। इसके बाद में न्याय व्यवस्था तथा राजस्व व्यवस्था को भी हमने देखा। अब जो हम इसमें चर्चा करते हैं सैन्य व्यवस्था, सैन्य प्रशासन जो इसका था, सैन्य व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था। छात्रों, तुर्की व मंगोल पद्धति पर सेना का गठन, सेना का गठन किस पे किया गया छात्रों? तुर्की व मंगोल पद्धति पर, मंगोल पद्धति पर, तुर्की व मंगोल पद्धति पर सेना का गठन किया गया। छात्रों किस आधार पे किया गया? तुर्की व मंगोल जो पद्धति थी उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी सेना का गठन किया। इसके अतिरिक्त छात्रों जो सर्वोच्च सेनापति, सर्वोच्च सेनापति कौन होता था? सुल्तान, सुल्तान। और सुल्तान के बाद में कौन होता था? आरिज ए मुमालिक, आरिज ए मुमालिक। सुल्तान के बाद में आरिज ए मुमालिक का नंबर आता था। सैन्य विभाग, सैन्य विभाग, सैन्य विभाग को क्या कहते थे? दीवान ए आरिज, दीवान ए आरिज। दीवान ए आरिज का निर्माण, दीवान ए आरिज का निर्माण किसने करवाया? गयासुद्दीन, गयासुद्दीन बलबन। दीवान ए आरिज का निर्माता कौन था? गयासुद्दीन बलबन। घोड़ों को दागना, दागने की परंपरा प्लस या वह सैनिकों का हुलिया लिखना, हुलिया लिखने की परंपरा ये किसने चलाई छात्रों? ये चलाने वाला है अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। छात्रों इसके अतिरिक्त जो सेना थी, सेना में सेना, पैदल सेना, घुड़सवार सेना, गज सेना मतलब हाथी वाली, सुल्तान की सेना, प्रांतपतियों की सेना। अभी एक्सप्लेन करेंगे छात्रों, प्रांतपतियों की सेना। छात्रों जो सैन्य व्यवस्था थी अत्यंत ही सुदृढ़ सैन्य व्यवस्था थी और अपनी सुदृढ़ सैन्य व्यवस्था के दम पर जो इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी जैसे जो शासक हुए इन्होंने विशाल साम्राज्य की स्थापना करी। और जो सेना का गठन था, सेना का गठन किस आधार पर था छात्रों? सेना का जो गठन था छात्रों वो था तुर्की व मंगोल पद्धति पर आधारित। किस पे? तुर्की व मंगोल पद्धति पर आधारित सेना का गठन किया गया था। सर्वोच्च जो सेनापति होता था छात्रों वो सर्वोच्च सेनापति कौन है? सुल्तान है। तथा सुल्तान के बाद में जो सर्वोच्च सेना का अधिकारी था आरिज ए मुमालिक। कौन था छात्रों? आरिज ए मुमालिक।
सुल्तान के बाद में जो सर्वोच्च सेना का अधिकारी है, अधिकारी कौन था छात्रों? दीवान ए मुमलिक। छात्रों दीवान ए आरिज नाम का जो विभाग है, सैन्य विभाग है, कौन सा विभाग है छात्रों? सैन्य विभाग। दीवान ए आरिज नाम का विभाग है सैन्य विभाग। इस दीवान ए आरिज नाम के विभाग की स्थापना किसने की? गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने अलग से इस विभाग की स्थापना की तथा जो सल्तनत काल में घोड़ों को दागने की प्रथा, ताकि अच्छे नस्ल के घोड़े प्राप्त हो सके और सेना में वो अधिक काम आ सके, तो इसलिए घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ किसने कराई? अलाउद्दीन खिलजी ने। तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की परंपरा, अर्थात कि सेना में सैनिक है उसका हुलिया लिखा जाता था, जैसे उसका रंग काला है या गोरा है, लंबा है या वो ठिंगना है, या कोई बॉडी पर कोई मार्क है अर्थात कोई निशान है या नहीं है, तो इस सभी को एक रजिस्टर में मेंटेन किया जाता था। वो काम किसने करवाया छात्रों? वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। सैनिकों का हुलिया लिखने की परंपरा किसने प्रारंभ करवाई? अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ करवाई। इसके अतिरिक्त छात्रों जो सेना थी, सेना में पैदल सेना, घुड़सवार सेना और गज सेना, 3 प्रकार की जो सेना का इसमें प्रमाण प्राप्त होता है। पैदल सेना भी थी, घुड़सवार भी थी और गज सेना भी। नौसेना अर्थात जल सेना का अभाव था। नौसेना का अभाव, किसका अभाव था छात्रों? नौसेना अर्थात जो जल सेनाएं का अभाव था। पैदल सेना थी, घुड़सवार सेना थी, गज सेना थी, नौसेना का अभाव था यहाँ पर। तथा जो सेना थी वो सुल्तान की सेना तथा प्रांतों की सेना, 2 प्रकार की सेना थी। सुल्तान की सेना थी और एक थी प्रांतों की सेना। जब सुल्तान को आवश्यकता पड़ती थी तब प्रांतपति अर्थात जो सूबेदार होते थे वो अपनी सेना को भेजते थे सुल्तान की सहायता के लिए। तो इस प्रकार से जो सैन्य व्यवस्था का गठन किया गया था, और इस सैन्य व्यवस्था में छात्रों जो केंद्र की सेना थी, कहाँ की सेना छात्रों? केंद्र। जो केंद्रीय सेना थी, केंद्रीय सेना तथा प्रांतीय सेना, इनको भी अलग नाम से जाना जाता था। जैसे केंद्रीय सेना को हस्म ए कल्ब, हस्म ए कल्ब। केंद्रीय जो सेना थी कौन सी? केंद्रीय सेना। केंद्रीय सेना, केंद्रीय सेना किस नाम से जानी जाती थी छात्रों? हस्म ए कल्ब के नाम से, या कल्ब ए सुल्तानी, या कल्ब ए सुल्तानी, कल्ब ए सुल्तानी। हस्म ए कल्ब या कल्ब ए सुल्तानी के नाम से जानी जाती थी कौन सी? केंद्रीय सेना। तथा प्रांतीय सेना, प्रांतीय सेना, प्रांतीय सेना। तो प्रांतीय सेना की छात्रों ये जानी जाती थी हस्म ए अतरफ। प्रांतीय सेना को हस्म ए अतरफ, हस्म ए अतरफ के नाम से जाना जाता था। और सुल्तान की जो व्यक्तिगत सेना, एक सुल्तान की स्पेशल सेना भी होती थी, उसके स्पेशल कमांडोज की सेना, स्पेशल अंगरक्षकों की सेना, सुल्तान की व्यक्तिगत सेना, सुल्तान की व्यक्तिगत सेना, सुल्तान की जो व्यक्तिगत सेना है छात्रों वो जानी जाती थी शमसी घुड़सवार, शमसी घुड़सवार, घुड़सवार। तो शमसी घुड़सवार के नाम से सुल्तान की सेना को जाना जाता था छात्रों। इस प्रकार से जो ये केंद्रीय सेना थी, केंद्रीय सेना को हस्म ए कल्ब के नाम से जाना जाता था तथा इसे कल्ब सुल्तानी भी कहा जाता था। और प्रांतीय जो सेना थी, प्रांतीय सेना को हस्म ए अतरफ के नाम से जाना जाता था। और जो सुल्तान की जो व्यक्तिगत सेना थी ये शमसी घुड़सवार के नाम से जानी जाती थी। छात्रों जो वेतन दिया जाता था सेना को वेतन, नगद वेतन दिया जाता था, वेतन, नगद वेतन, जागीर देना, युद्ध का लूट का माल देना, युद्ध का लूट का माल देना। तो इस प्रकार से सेना को नगद वेतन भी दिया जाता था। तो कुछ सुल्तानों ने जागीर प्रदान की, तो कुछ
तो नगर वेतन या जागीर तो देते ही थे, साथ में जो युद्ध का लूट का माल भी प्रदान करते थे, इसे खुम्स कहा जाता था। तो युद्ध में जो लूट का माल है वो तो प्राप्त होता ही था, साथ में नगर वेतन भी मिलता था, तो कहीं कहीं जागीर भी प्राप्त उन्हें हो जाती थी। तो इस प्रकार से जो केंद्रीय सेना थी हस्मे कल्ब के नाम से जानी जाती थी, तथा कल्ब सुल्तानी भी उसे कहा गया। प्रांतीय सेना को हस्मे अतरफ कहा गया, और सुल्तान की जो व्यक्तिगत सेना थी वो शमसी या घुड़सवार कहलाई। छात्रों, इसके अतिरिक्त जो सेना में जो सेना थी, सेना का गठन मतलब इसका गठन किस प्रकार से था? दशमलव पद्धति पर आधारित। दशमलव पद्धति पर न्यूटाइप पूछा जाता है छात्रों ये कि सल्तनत कालीन सेना किस पद्धति पर आधारित थी? दशमलव पद्धति पर गठन इनका किया गया था। इसमें छात्रों जो 10 खान, इसमें 10 लाख सैनिक होते थे। 10 खान में कितने होते थे? 10 लाख सैनिक। 10 खान इसका मतलब था 10 लाख सैनिक, और ये सुल्तान की सेना थी। किसकी सेना थी? सुल्तान की सेना। इसके अतिरिक्त छात्रों खान, सेना की सबसे बड़ी इकाई 1 लाख सैनिक। खान का मतलब होता था कि 1 लाख सैनिक। 1 लाख सैनिक सेना की सबसे बड़ी इकाई होती थी। सेना की सबसे बड़ी इकाई, सेना की सबसे बड़ी इकाई। इसके अतिरिक्त छात्रों जो सरखेल, इसमें 10 घुड़सवार होते थे। 10 घुड़सवार। सेना की सबसे छोटी इकाई, सेना की सबसे छोटी इकाई। छात्रों, जो तुर्की जो सेना थी अर्थात जो सल्तनत काल की सेना थी, इसका गठन हुआ था दशमलव पद्धति पर आधारित। किस पद्धति पर आधारित हुआ था? दशमलव पद्धति पर आधारित इसका गठन था। इसमें 10 खान का अर्थ होता था 10 लाख सैनिक, जो सुल्तान की सुल्तान की सेना कहलाती थी, अर्थात केंद्रीय सेना हुई एक तरीके से। खान 1 लाख सैनिक, 1 लाख सैनिकों की जो संख्या होती थी उसे खान कहा जाता था, और ये हो गई सेना की सबसे बड़ी इकाई। ये तो सुल्तान की सेना, ये सेना की सबसे बड़ी इकाई कहलाई। और सरखेल का मतलब है 10 घुड़सवार, इसका मतलब है सेना की सबसे छोटी इकाई। तो इस प्रकार से छात्रों जो सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था का भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो छात्रों ये प्रश्न हमारा आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।